हेलो दोस्तों, मैं सोनाली गुप्ता आज आई हूँ इतने दिनों बाद। सॉरी फॉर दैट, कुछ फैमिली फंक्शंस के कारण मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। चलिए, आज मैंने स्टार्ट किया है फैमिली लॉ। अभी हमने लास्ट जितने भी वीडियोस मैंने बनाए थे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ के थे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थे। बट अभी सोचा कि थोड़ा चेंज करते हैं फैमिली लॉ, फिर आगे उससे भी कंटिन्यू करेंगे। कुछ इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं फैमिली लॉ। देखिए, मेरे पास ये बेयर एक्ट है। आप सभी अपने पास बेयर एक्ट रखिए और जिससे हम इसे स्टडी कर सकें, ठीक है। बेयर एक्ट ही हमारे लिए मेन है। हमें इसी की लैंग्वेज समझनी है कि वो किस तरीके से है, वो समझाने की कोशिश करें कि हमारे लॉज क्या बने हुए हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फैमिली लॉ। फैमिली लॉ का सबसे पहला पॉइंट है द हिंदू मैरिज एक्ट। हम अपने हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में आज थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, फैमिली लॉ के कंटेंट्स हैं। तो ये टोटल चैप्टर 6 है। ये इसका इंडेक्स है, ठीक है। प्रिलिमिनरी, हिंदू मैरिज, रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, नलिटी ऑफ मैरिज, जुडिक्शन, ये सब अभी हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल तो हम स्टार्टिंग ही करते हैं, ओके। चलिए, ये स्टार्ट यहाँ से होता है, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं द हिंदू मैरिज एक्ट 1995। अब हमारी एग्ज़ाम AIB की एग्ज़ाम आने वाली है, तो हम उसी के कारण थोड़ा इसे ध्यान से पढ़ते हैं, जितना मैं समझा पा रही हूँ। आप देखिए, द हिंदू मैरिज एक्ट, इसके बारे में क्या दिया है। डेट ऑफ असेसमेंट, इसका डेट था 18 मई 1995, ओके। चलिए, इसका प्रिलिमिनरी पढ़ते हैं। शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द हिंदू मैरिज एक्ट 1995. इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एंड अप्लाइज ऑल्सो हिंदू डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड हु आर आउटसाइड द सेड टेरिटरीज। इसको मैं आपको अच्छे से डिफ़ाइन करने की कोशिश करती हूँ। ये हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट मतलब हमारी जो हिंदुओं में जो शादियाँ होती हैं और वो कैसे होती है, क्या उसके रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, क्या कस्टम्स होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे 1995 के पहले जो रूल्स रेगुलेशन चल रहे थे वो तो चल ही रहे थे, पर जब ये एक्ट आया तो एक्ट के बाद वो रूल्स रेगुलेशन सब हट गए और जो ज़रूरी थे, जैसे जो कस्टम बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो कंटिन्यू चल रहे थे। कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं। सबसे पहले ये दिया है द हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट किस पे अप्लाई होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। ये फर्स्ट हमारा सेक्शन है, सेक्शन 1 में जो दिया है उस सेक्शन के अकॉर्डिंग हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होता है पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में होता है, होल ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में तो होता है, ध्यान से सुनिए, पूरे इंडिया में तो होता है, बट ये अप्लाई होता है हिंदुओं पे। पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी कास्ट के लोग रहते हैं, हिंदू मतलब हिंदू और दूसरे समाज के, पर ये ओनली अप्लाई होता है ओनली हिंदू पे जो इस टेरिटरीज मतलब इस क्षेत्र के अंदर रहते हैं। बट ये आगे लिखा है, जो एक्सटेंड हु आर आउटसाइड सेड टेरिटरीज, मतलब इस देश के बाहर भी अगर कोई हिंदू रहता है उस पर भी हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होता है, ठीक है। हम सेक्शन 2 पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, मतलब ये कहाँ किन लोगों पे अप्लाई होता है, ठीक है। अब हम पहले पढ़ते हैं कि हिंदू होते कौन है, ठीक है। चलिए हम समझते हैं। टू एनी पर्सन हु इज़ अ हिंदू बाय रिलीजन, ये क्या बोल रहा है, जो पर्सन हिंदू हो अपने रिलीजन से, इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म डेवलपमेंट्स इंक्लूड विरसाशिवा एंड लिंगायत। ये 2 वर्ड्स है जिससे ये बोला जाता है कि ये हिंदू है, मतलब हम हिंदू है, हम इन्हीं के वंशज हैं। तो वो विरशिवा के होंगे या फिर लिंगायत के होंगे, और फॉलोअर ऑफ द ब्रह्मो प्रधाना और आर्य समाज। और ये दोनों के अंदर जो हम इन्हें फॉलो करते हैं, कोई ब्रह्मा देव को फॉलो करता है, जो प्रार्थना को फॉलो करता है, जो आर्य समाज को फॉलोज करते हैं, उनके बारे में, ठीक है। आगे, टू एनी पर्सन हु इज़ बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन। हिंदू कौन होता है, ये बताया गया है, वो पर्सन जो बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो, ये हिंदू कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद है टू एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड हु इज़ नॉट मुस्लिम
क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू बाय रिलीजन। ये बात समझिए, इसमें बता रहा है कौन हिंदू नहीं हो सकते। बाकी पूरी इंडिया हिंदू है, मतलब जो इस क्षेत्र में रहते हैं वो सब हिंदू है, बट कौन हिंदू नहीं होते, कौन हिंदू नहीं होते हैं? मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू, ये 4 ऐसे रिलीजियन है जो हिंदू नहीं होते हैं। और आगे कह दिया, अनलेस इट इज़ प्रूव दैट एनी सच पर्सन वुड नॉट हैव बीन गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ और बाय एनी कस्टम और यूजेस एज अ पार्ट ऑफ दैट लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द मैटर डील्ड विथ हियरिन इफ दिस एक्ट हैड नॉट बीन पास्ड। इट मीन्स इसका मीनिंग मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। इसका मतलब ये है कि वो भी हिंदू नहीं होते जो कोर्ट में ये साबित कर दे कि हम हिंदू नहीं हैं, हम इनमें से कोई है पर हम हिंदू नहीं हैं, तो ऐसे पर्सन भी हिंदू नहीं होते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में और आगे दिया है कि द फॉलोइंग पर्सन आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन एज मे केस मे बी। देखिए क्या आता है इसमें आगे, एनी चाइल्ड लेजिमेट और इनलेजिमेट, इट मीन्स जायज़ और नाजायज़, बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदू। अगर उन दोनों के पेरेंट्स हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो बाय रिलीजियस, तो वो हिंदू कहलाएगा। अगर वो बच्चा वैध हो या नाजायज़ हो, जायज़ हो या नाजायज़ हो, अगर वो अपने जो उसके पेरेंट्स है वो हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो, तो वो बच्चा हिंदू कहलाएगा। ठीक है, उसमें आगे दिया, एनी चाइल्ड लेजिमेट और इलेजिमेट वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज़ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजियस। ये मैंने ऊपर वाले पॉइंट में समझा चुकी हूँ। आगे दे रहा है, हु इज़ बॉट अप एज अ मेंबर ऑफ द ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ फैमिली टू विच सच पेरेंट्स बिलोंग, मतलब हिंदू धर्म के अनुसार बच्चों का पालन पोषण, अगर ये इनमें से कोई भी हो, अगर हिंदू धर्म के अनुसार उन बच्चों का पालन पोषण हिंदू रीति रिवाज, हिंदू संस्कृति, हमारे कस्टम्स के अकॉर्डिंग भी किया गया हो, तो वो भी बच्चा हिंदू ही कहलाएगा। ठीक है, आगे दिया, एनी पर्सन हु इज़ कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन और सिख रिलीजन। अगर कोई पर्सन कोई और समाज का है, कोई और रिलीजन का है, पर अब अगर वो कन्वर्ट करके हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन में भी आ जाता है, कन्वर्ट होके या रीकन्वर्ट होके, तो वो भी हिंदू ही कहलाएगा। ओके, आगे हम देखते हैं। हाँ, इसमें बस एक पॉइंट दिया है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं वो आर्टिकल 366 क्लॉज 25 के अनुसार वो हिंदू मैरिज एक्ट उन पर अप्लाई नहीं होता है। ओके, और अगर कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियली गैजेट के थ्रू अगर कोई नोटिफिकेशन आता है कि ये इन लोग अप्लाई होते हैं, तो वो अप्लाई हो सकते हैं, पर ऐसे कंपलसरी इसका वो नहीं है, रूल्स नहीं है कि वो नहीं होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे इसका 3rd पॉइंट है, द एक्सप्रेशन हिंदू इन एनी पोर्शन ऑफ दिस एक्ट शैल बी कंस्ट्रक्ट एज इफ इट इज़ इंक्लूड अ पर्सन हु थॉट नॉट ए हिंदू बाय रिलीजन इज़ नेवर द लेस अ पर्सन टू हुम एक्ट अप्लाइज बाय द वर्चुअल ऑफ द प्रोविजन कंटेंट इन दिस एक्ट। अगर वो हिंदू है तो इस पोर्शन को वो साबित कर सकता है कि वो रिलीजियसली हिंदू है। ठीक है, इसकी अब डेफिनेशन पढ़ते हैं कि आगे डेफिनेशन में क्या दिया है। सेक्शन 3 हमारा बताता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 3 डिफ़ाइन करता है कस्टम एंड यूजेस के बारे में। जो कस्टम मतलब जो हमारे रीति रिवाज जो चलते आ रहे हैं, क्या दिया है इसके बारे में। द एक्सप्रेशन कस्टम एंड यूजेस सिग्निफाइज द एनी रूल विच having been continuously uniformly observed by long time has obtained the force of law among Hindus, any local area, tribes, community, group of family, provided that the rule is certain and not unreasonable or opposed to the public policy. Provided further that in the case of rule applicable only to the family, to a family, it has been discontinued by the family. इसका मतलब आप समझिए, कस्टम और यूजेस के बारे में बताया गया। कस्टम और यूजेस मतलब जो हमारे कंटिन्यूसली, देखिए जो हमारे कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली प्रॉपर तरीके से लॉन्ग टाइम से चलते आ रहे हैं, हैज़ ऑब्टेन ए फोर्स ऑफ लॉ, मतलब इसमें लॉ की भी सहमति है, बाय हिंदूज़ और एनी लोकल एरिया, मतलब किसी लोकल एरिया में कस्टम चलते आ रहे हैं, ट्राइब्स, कम्युनिटी, मतलब कोई भी एरिया में, क्षेत्र में, फैमिली में, ग्रुप ऑफ फैमिली में जो कस्टम एंड यूजेस चलते आ रहे हैं,
तो वो चलते ही रहेंगे, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक पॉलिसी के अपोज में नहीं है, तो वो रूल कस्टम एंड यूजर्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। ओके, आगे दिया है आगे अब हम पढ़ते हैं फुल ब्लड और हाफ ब्लड के बारे में बता रहा है इसमें, इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड, टू पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड when they are descended from common ancestor by the same wife, and half blood when they are descended from the common ancestor but different by। इसका मतलब समझिए, ये एग्ज़ाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्ज़ाम AIB के जो एग्ज़ाम थी 18 उसमें ये क्वेश्चन आया था। इसमें क्वेश्चन मैं समझाने की कोशिश करी। समझिए, फुल ब्लड यानी होता है जो हमारे सगे भाई बहन हैं, जिसके माँ बाप एक ही हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, जैसे हमारा खुद का भाई है, वो हम फुल ब्लड के ब्रदर एंड सिस्टर हैं। हाफ ब्लड के ब्रदर एंड सिस्टर कैसे होते हैं, जिनमें क्या होता है, हाफ ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, मतलब हमारे एंसेस्टर मतलब हमारे फादर सेम है बट हमारी मम्मा डिफरेंट है। अगर हम हाफ ब्लड चाइल्ड वो होते हैं जिनके फादर सेम है बट उनकी मम्मा सेम है, मम्मा डिफरेंट है, तो वो हाफ ब्लड होते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं। उसके बाद थर्ड होता है यूटेरियन ब्लड। यूटेरियन ब्लड में क्या होता है, टू पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूटेरियन ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्ट्रेस। इसका मतलब समझिएगा, ये ट्रेस दिया है, ये मतलब है मदर की तरफ से होता है, और ये एंसेस्टर होता है तो ये फादर की तरफ से बोला जाता है। ठीक है, मतलब जिनकी मम्मा सेम हो बट उनके पापा डिफरेंट हो। सॉरी, ठीक है, जिनकी मम्मा सेम हो पर उनके पापास डिफरेंट हो, तो वो यूटेरियन ब्लड में आते हैं। ठीक है, फादर्स डिफरेंट, मदर सेम। ओके, चलिए देखिए, एक्सप्लेनेशन में बताया गया, एंसेस्टर इंक्लूड द फादर एंड एंसेस्ट्रेस इंक्लूड द मदर। ओके, आगे दिया है, अब हम F पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है, सपिंडा रिलेशनशिप। इसको मैं पढ़ती हूँ फिर आपको डिफाइन करती हूँ कैसे है इसका मतलब। सपिंडा रिलेशनशिप विथ रेफरेंस टू एनी पर्सन एक्सटेंड एज फार एज थर्ड जनरेशन इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ एंसेंट through the mother, and the fifth includes in the line of ascent through the father, the line being traced upward in each case from the person concerned who is counted as the first generation। ओके, सपिंडा रिलेशनशिप क्या होता है, देखिए मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की। मदर की तरफ से थ्री जनरेशन, जैसे मम्मा की मम्मा और मम्मा की मम्मा, जैसे हमारी नानी और नानी की भी मम्मा, वो होते हैं मम्मा की तरफ से 3 जनरेशन अपवर्ड पोजिशन में। सॉरी, 3 जनरेशन अपवर्ड पोजीशन में। और फादर के इसमें क्या होता है, फादर में 5 जनरेशन अपवर्ड पोजीशन। जस्ट लाइक हमारे पापा के पापा मतलब हमारे दादाजी, फिर दादाजी के भी पापा, तो हमारे पापा के दादाजी, फिर उनके भी पापा, ऐसे 5 जनरेशन अपवर्ड, उसे सपिंडा रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एफ का सेकंड पॉइंट है, 2 पर्सन आर सेड टू बी सपिंडा ऑफ ईच अदर इफ़ वन इज़ लीनियर असेंडेंट ऑफ अदर विद इन द लिमिट ऑफ सपिंडा रिलेशनशिप, और इफ़ दे आर कॉमन लीनियर असेंड हु इज़ विद इन द लिमिट ऑफ सपिंडा रिलेशन विथ रेफरेंस टू ईच ऑफ देम। मतलब ये वही बता रहा है कि जो हम हैं उनके नीचे के एंसेस्टर हैं, इनके जो 2 पर्सन होते हैं जो इनके सपिंडा रिलेशनशिप, जैसे मदर की तरफ से 3 जनरेशन और फादर की तरफ से 3 जनरेशन जो होते हैं, इनके रिलेशंस नहीं बनते। चलिए इसको आगे और डिफाइन करते हैं। रिलेशन नहीं बनते, इट मीन्स शादी से रिलेटेड, इनकी शादियाँ नहीं होती। ठीक है, ये इलीगल मानी जाती है एज पर मैरिज एक्ट। ठीक है, इसका एफ के बाद जी पॉइंट है, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। इसके बारे में बस समझ लीजिए, ये तो समझ में आ रहा है कि सपिंडा रिलेशनशिप में जो भी रिलेशंस होते हैं उनकी मैरिजेस नहीं होती, और कौन से कंडीशंस में नहीं होती। डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में देखिए, 2 पर्सन आर सेड टू बी विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। 2 पर्सन कैसे नहीं आते उस रिलेशनशिप में। फर्स्ट, इफ़ वन इज़ लीनियर असेंडेंट ऑफ द अदर। ठीक है, पहली बात तो वो लीनियर असेंडेंट, इट मीन्स वो हमारे पूर्वज ना हो, जैसे
जस्ट लाइक हमारे मम्मी की मम्मी की मम्मी, ऐसे रिलेशन, और हमारे पापा के पापा के पापा, ऐसे रिलेशनशिप में शादी नहीं होती। सेकंड क्या है, इफ़ वन वॉज द वाइफ ऑफ हस्बैंड, अगर किसी के हस्बैंड हो, किसी वाइफ के हस्बैंड हो, और लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के आसपास के रिलेशनशिप में हो, तब भी शादी नहीं होती। ठीक है, आगे दिया है उसका थर्ड पॉइंट है, इफ़ वन वॉज द वाइफ ऑफ ब्रदर, अगर किसी की वाइफ मतलब किसी भाई की वाइफ हो तब भी वो शादी नहीं कर सकते। अगर वो फादर ऑफ मदर और ब्रदर इनकी वाइफ हो, अगर फादर की वाइफ हो या मदर का हस्बैंड हो या ब्रदर की वाइफ हो या ग्रैंड फादर की वाइफ हो या ग्रैंड मदर के हस्बैंड हो या ब्रदर ऑफ अदर, यानी किसी के भी हो आसपास के रिलेशनशिप में, तब भी शादी नहीं होती। और फोर्थ पॉइंट कह दिया, इफ़ द टू आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, अगर वो दोनों भाई बहन हो तो भी शादी नहीं होती। अंकल एंड नीस हो, जैसे चाचा और भतीजी हो, तो भी शादी नहीं होती। आंट एंड निफ़ी हो, मतलब भांजी और वो हो, तो भी शादी नहीं होती। बुआ और फूफा हो, बुआ और भतीजा हो, तो भी शादी नहीं होती। और चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर, मतलब भाई के बच्चे, बहन के बच्चे, सिस्टर ऑफ टू ब्रदर्स, उनके बच्चे, इन और दो सिस्टर्स के भी बच्चे, इनकी शादियाँ नहीं होती। इनकी शादियाँ प्रोहिबिटेड है। क्या बोलते हैं इन्हें? ये आते हैं डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ये पूरे रिलेशंस प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। ठीक है, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, थोड़ा देख लेते हैं। फॉर द पर्पज़ ऑफ क्लॉज एफ एंड जी रिलेशनशिप इंक्लूड रिलेशनशिप बाय हाफ एंड यूटेरियन ब्लड एज वेल एज फुल ब्लड। इनके भी रिलेशनशिप में अगर हाफ ब्लड के भी बहन भाई हो, यूटेरियन ब्लड के भी बहन भाई हो, फुल ब्लड के बहन भाई हो, इनकी भी शादियाँ नहीं होती। इलेजिमेट ब्लड एंड रिलेशनशिप विद एज ए लेजिमेट, नाजायज़ और जायज़, इन दोनों के भाई बहन रिलेशनशिप में हो तो भी इनकी शादियाँ नहीं होती। रिलेशनशिप बाय एडॉप्शन एज वेल ब्लड, अगर कोई बच्चे को अडॉप्ट किया है और कोई दूसरा बच्चा ब्लड खुद का ही है, तब भी इनके बीच में शादियाँ नहीं होती, क्योंकि ये रिलेशनशिप में भाई बहन माने जाएंगे। ठीक है, आगे दिया है समथिंग सेक्शन 4 ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट, मतलब इन सब के बाद कुछ ओवर राइड किया कि कौन सी इस कंडीशन में ये सब अप्लाई नहीं होता है। तो इसमें ऐसा कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है। एनी टैक्स रूल और इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ और एनी कस्टम और यूजेस एज अ पार्ट ऑफ दैट लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल सीज to have effect with respect of any matter for which provision is made in this act. It means इस पूरे इसका मतलब ये है कि जो पहले से भी जो रूल्स इंटरप्रिटेशन हिंदू लॉ कस्टम यूजेस जो भी चीज़ें चलते आ रही थी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस लॉ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इनके पहले जो भी रूल्स रेगुलेशन चलते आ रहे थे, इस एक्ट के आने के बाद सब बंद हो जाएंगे, सब ख़त्म हो जाएंगे। ओके, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे है हिंदू मैरिज, मतलब आगे हमने सेक्शन 5 के बारे में पढ़ेंगे। हमने अभी तक के पूरे सेक्शन 1, 2 और 3 और 4 इसके बारे में पढ़ लिया है। अगर आपको इसमें कोई भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, आगे हम पढ़ते हैं हिंदू मैरिज एक्ट। या फिर मेरी वीडियो बनाने में कोई भी मिस्टेक्स हो रही हो या फिर कोई भी गलती हो रही हो या फिर मुझे कुछ चेंजेस करना चाहते हो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, प्लीज़। ओके, आगे हम पढ़ते हैं सेक्शन 5 कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज। अब हम अभी तक तो हमने पढ़ा था कि हिंदू कौन होते हैं, क्या रिलेशंस होते हैं, इनकी कैसे शादी हो सकती है, कैसी कंडीशन में शादी नहीं हो सकती, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, सपिंडर रिलेशनशिप, हाफ ब्लड, यूटेरियन ब्लड, फुल ब्लड, अब ये सब हमने ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि हिंदू मैरिज में कौन सी कंडीशंस होती है जब हम शादी कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम कंडीशंस पढ़ते हैं। कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज, अ मैरिज मे बी सोलमलाइज्ड बिटवीन द एनी टू हिंदूज इफ़ फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। सबसे पहले तो हिंदू होने चाहिए, ये तो पता ही है, अगर हिंदू मैरिज में शादी हो रही तो दोनों बंदे हिंदू होने चाहिए। इसके फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है, नाइदर पार्टी हैज़ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, पर दोनों का स्टेटस सिंगल होना चाहिए, दोनों के हस्बैंड लाइव नहीं होने चाहिए। अगर वाइफ का हस्बैंड हो तो भी वो शादी नहीं कर सकती है, हस्बैंड की वाइफ हो अगर वो ज़िंदा है, वो लिविंग में है, तो वो दोनों पर्सन शादी नहीं कर सकते। हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार एक शादी एक ही, मतलब दोनों अगर हस्बैंड और वाइफ कोई भी ज़िंदा है तो वो दोनों शादी नहीं कर सकते, ये हमारे एक्ट के मुताबिक अलाउ नहीं है।
ठीक है, आगे हम देखते हैं और क्या दिया है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, दोनों के स्पाउस लिविंग नहीं होने चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर पार्टी इज़ इनकेपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट दे रहा है कि ऐसा बंदा भी शादी नहीं कर सकता जो अनसाउंड माइंड हो। और वो अनसाउंड माइंड मतलब हर टाइप, बहुत सारे अनसाउंड माइंड होते हैं, जैसे लाइक मेंटल कंडीशंस के बहुत सारे लेवल होते हैं, पर ये कौन सी कंडीशन के बारे में बोल रहा है, जो इनकेपेबल हो वैलिड कंसेंट, वो कंसेंट देने के लिए इनकेपेबल हो। ठीक है, वो पर्सन भी शादी नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, बी पॉइंट बता रहा है, थ्रू कैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच एज एन एक्सटेंड टू बी अनफिट टू मैरिज एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ द चिल्ड्रन। मतलब ये दूसरा मेंटल डिसऑर्डर बता रहा है। अनसाउंड माइंड अलग होता है, मेंटल डिसऑर्डर अलग होता है। मेंटल डिसऑर्डर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बोले जा सकती है। मेंटली जो कम्प्लीटली मेंटली हो, जो वैलिड कंडीशन भी नहीं दे सकता, अगर वो वैलिड कंडीशन भी दे रहा है, कंसेंट भी दे रहा है, पर वो मेंटली अनसाउंड माइंड है, मेंटली डिसऑर्डर है, वो अपनी शादी को समझ नहीं पा रहा है, अपने कंडीशंस को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझ पा रहा हो, जो अनफिट हो मैरिज के लिए और अनफिट हो प्रोक्यूशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब वो बच्चे भी पैदा करने के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझ पाए, ऐसे पर्सन भी शादी नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट हैज़ बिन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ इंसेंटी। ऐसा पर्सन भी शादी नहीं कर सकता जिसको पागलपन के दौरे आते हो। रिकरेंट अटैक इंसेनिटी मतलब कुछ समय बाद अटैक आते हो, मतलब ये कंडीशन समझिए। अगर वो कैपेबल हो कंसेंट देने के लिए भी, वो बच्चे पालने के लिए भी रेडी हो, समझदार हो, और शादी करने के लिए भी फिट हो, बट उसको कभी कभी दौरे आते हो पागलपन के, तो वो भी शादी करने के लिए फिट नहीं है। वो कंडीशंस में अप्लाई नहीं होता, वो रेडी मतलब वो नहीं है, वो शादी नहीं कर सकता एज पर लीगली। ओके, तो यहाँ अच्छे से देखने का। चलें आगे पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट बता रहा है, द ब्राइड्स ग्रूम the bride's groom has completed the age of 21 and the bride has a 18 year of the time of marriage। ये भी एक थर्ड पॉइंट कंडीशन है, कंपलसरी कंडीशन है कि ब्राइड की एज 18 होनी चाहिए और ग्रूम की एज 21 होनी चाहिए, तभी वो शादी के लिए रेडी रहे, मतलब कैपेबल होते, कंडीशनली आप रेडी रहते हैं, फुलफिल रहते हैं उनकी कंडीशन। ओके, उसके बाद है, द पार्टीज आर नॉट विद इन the degree of prohibited relationship unless the custom of uses governing each of them permit of the marriage between the two। अगर जो prohibited relationship, जब हमने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप पढ़े थे, जो रिलेशनशिप में नहीं होते, अगर उनका कस्टम अलाउ करता है कि वो लोग शादी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगी। जैसे जैसे हिंदू बनिया जो भी लोग होते हैं, उनके मामा भांजे का बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप माना जाता है, बट जो साउथ इंडियंस होते हैं उनके यहाँ मामा भांजे की शादी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये क्या होता है कि हमारे यहाँ इन दोनों की शादियाँ अलाउ नहीं होती, पर जो साउथ इंडियंस होते हैं उनके यहाँ ये शादी वैलिड होती है। तो ये शादी ये वही एग्जांपल इसी का ही है कि उनके कस्टम वो चीज़ें अलाउ करते हैं, तो इनके लिए वो परमिट है, मतलब वो शादी कर सकते हैं एज़ पर लॉ, उन्हें लॉ रोक नहीं सकता, क्योंकि उनके कस्टम ही चलते आ रहे हैं कि वो मैरिज कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द पार्टीज आर नॉट सपिंड ऑफ ईच अदर अनलेस द कस्टमर यूजेस गवर्निंग ईच ऑफ द परमिट मैरिज बिटवीन टू। इसमें भी सेम वही है, ये सपिंडर रिलेशनशिप में शादियाँ नहीं होती एज़ पर हमारे मैरिज एक्ट। अगर उनके कस्टम्स कहते हैं कि ये मैरिज अलाउेबल है तो वो मैरिज कर सकते हैं। ओके, आगे हैं, ठीक है। सेक्शन 6 गार्डियनशिप इन मैरिज, ये हटा दिया गया हमारे मैरिज एक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 7 सेरेमनी फॉर हिंदू मैरिज एक्ट, मतलब क्या कौन कौन सी सेरेमनीज़ होती हैं और ज़रूरी है, तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। हिंदू मैरिज में बी
solemnized in the accordance with the customary rites and ceremonies of either party of them thereto। मतलब इस ये बताया गया है कि इनके रीति रिवाज के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई भी कंडीशन, कोई भी ऐसा नहीं बनाया गया कि तुम्हें ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी है। तुम जिस कास्ट के हो, या अगर तुम बुद्ध हो, तुम सिख हो, अपने रीति रिवाज के अनुसार दोनों पार्टी अपने अकॉर्डिंग, अपने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग शादी कर सकती है। पर सेकेंड पॉइंट में ये बताया गया है, वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनी इंक्लूड द सप्तपदी द मैरिज बिकम कंप्लीट एंड बाइंडिंग व्हेन द 7th स्टेप इज टेकिंग। अगर मतलब ये पॉइंट समझाया गया है, अगर तुम्हारे इसमें सप्तपदी इट मीन्स होते हैं 7 फेरे, अगर तुम्हारे इसमें 7 फेरे होते हैं तो ये कंपलसरी है कि जो शादी 7वें फेरे होने के बाद ही कंप्लीट माने जाएंगे। अगर तुम्हारे इसमें 7 फेरे वाला फंक्शन होता है तो ये ज़रूरी है कि तुम वो 7 फेरे करो, और 7 फेरे होने के बाद ही तुम्हारी शादी वैलिड मानी जाएगी। 7th स्टेप इज़ टेकन, अगर 7वां स्टेप हो जाने के बाद ही तुम्हारी शादी मानी जाएगी। तो अगर है तुम्हारे सेरेमनी और तुम्हारे राइट्स में है तो तुम इसे कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, आगे है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। सेक्शन 8 है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। इसमें क्या बताया गया है कि हमारा रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया कि हमारे हिंदू मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो मैं आपको इतना इसको मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँगी। एज़ पर हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि सेंट्रली कोई भी नेशनल लेवल पे कोई भी कानून नहीं बनाया गया है कि तुम्हें मैरिज को रजिस्टर्ड कराना पड़ना ज़रूरी है। पर अगर कोई स्टेट, जिस स्टेट में तुम रहते हो वहाँ पे अगर स्टेट अगर कोई रूल बनाती है तो तुम ये मैरिज का रजिस्टर करवा सकते हो। अगर वो रूल कंपलसरी बनाती है तो वो उसमें अगर तुमने रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बोला उन्होंने और अगर तुमने नहीं कराया तो नॉर्मली वो 25 रुपये यहाँ दिया हुआ है, पर अगर तुमने नहीं कराया तो वो 25 रुपये का फ़ाइन तुम पे लगा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा कुछ भी कंपलसरी रूल्स अभी तक बनाए नहीं गए हैं नेशनल लेवल पे कि तुम्हें शादी रजिस्टर करवानी है या नहीं करवानी। ठीक है, आगे दिया है कि ये जो ऑल रूल्स मेड अंडर द सेक्शन शैल बी लेड बिफोर स्टेट रजिस्ट्रेशन एज सुन एज मे बी आफ्टर दे मेड। अगर कोई भी स्टेट अगर ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन या फिर कंपलसरी रूल्स बनाती हैं तो उसे स्टेट रजिस्ट्रेशन के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। और ये द हिंदू मैरिज रजिस्टर शैल एट ऑल रीजनेबल टाइम बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। मतलब ये एक ओपन बुक रहनी चाहिए कि कोई भी पर्सन ये चेक कर सकता है कि कुछ पर्सन इन लोग की शादी हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो ये ओपन रहेगा हर किसी के लिए। पर एक बात यह है कि जो हिंदू मैरिज जो भी रजिस्ट्रेशन है ये एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा किसी भी पर्सन के लिए कि नहीं तुमने शादी कर ली तो इसे कंप्लीट करना है। मतलब इसके होने के बस एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट रहेगा कि शादी है, शादी हुई है और रजिस्ट्रेशन हुआ है, बस। ठीक है, थैंक यू। आज मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ, आज वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गया। ठीक है, चलिए आगे इसके और सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। अगर कोई भी आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी आपको चेंजेस या फिर कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी ऐसा लगे कि मुझे कुछ अपडेट करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके सब बताइए। थैंक यू।